हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम बाजी क्या है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले 4 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। बाजी क्या है? बाजी के करार जो वेजर एग्रीमेंट होते हैं उनके जो आवश्यक तत्व होते हैं वो बताने हैं कि उनके आवश्यक तत्व क्या हैं और वेजर क्या है। आप इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट, और हिंदी में कहते हैं बाजी का करार। एग्जामिनर ना हिंदी में नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं। अब इन्होंने बाजी की जगह इन्होंने जुआ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बाजी है ये एक जुआ की तरह ही है। ठीक है। बाजी वेजर की परिभाषा और अपेक्षाएं, सेक्शन 30। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 30, बस इसको याद रखना। इसमें बाजी के करार की जो आवश्यक तत्व हैं और बाजी के करार को डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम, उसका सेक्शन 30 बाजी के करार के बारे में बात करता है। बाजी एक प्रकार का करार है। बाजी जो है, जो वेगरिंग है, वो एक प्रकार की एग्रीमेंट है जिसमें दो पक्ष एक अनिश्चित घटना के बारे में विभिन्न मत रखते हैं, यानी कि वो अपने अलग अलग डिसीजन रखते हैं, आपस में तय करते हैं कि घटना का निश्चयकरण हो जाने पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ धन या वस्तु जीतेगा या फिर उसको देगा। इसके बाद एक केस है न्यायाधीश सुब्बारामनी गेहरूलाल प्रकाश वर्सेस महादेव दास मेया, AIR 1959। आप इसको हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो एग्जाम में, और इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। कहा सर विलियम एल्सन की बाजी शब्द की परिभाषा की यह एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा एक अनिश्चित घटना के घटित होने पर कुछ धन या धन के स्थान पर कुछ वस्तुएं देने का करार किया जाता है। ये जो वेजरिंग होती है, जो आपका बाजी के करार होते हैं, जो शर्त पर आधारित होते हैं, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो इसमें 2 व्यक्ति होने चाहिए और 2 व्यक्ति एक दूसरे से शर्त लगाते हैं और वो वादा करते हैं कुछ धन या फिर उसके स्थान पर कुछ वस्तु देने का। ये होती है वेजरिंग, बाजी। ठीक है। बाजी संविदा के आवश्यक तत्व। अनिश्चित घटना, सबसे पहले इसमें अनिश्चित घटना होती है, फिर विभिन्न मत, दोनों के विभिन्न मत होते हैं। धन या वस्तु का जोखिम, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ वस्तु या फिर कुछ धन देता है। फिर हारने या जीतने की संभावना, इसमें क्या होती है, हारने या जीतने की संभावना होती है। जो ये वेजरिंग होती है, जो बाजी के करार होते हैं, जो एग्रीमेंट ये होते हैं, इनमें कुछ जीतने की संभावना होती है। एक व्यक्ति हारता है और दूसरा जीतता है। घटना के परिणाम पर निर्भर, और ये जो करार हैं ये घटना के परिणाम पर निर्भर करते हैं, जो उसका रिजल्ट होगा घटना का उस पर निर्भर करते हैं। हार या जीत, जो घटना होती है उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो परिणाम होता है, उस पर निर्भर करती है। और प्रत्येक पक्ष के हारने या जीतने की संभावना होनी चाहिए। ये जो वेजरिंग होती है इसमें प्रत्येक व्यक्ति के हारने या जीतने की संभावना होनी चाहिए। दोनों पक्षों में से एक को धन या वस्तु जीतने का मौका होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्ष में से किसी एक को धन या फिर कोई उसके बदले में वस्तु जीतने का मौका होना चाहिए। दोनों पक्षों को उस घटना के बारे में विभिन्न मत रखने चाहिए, यानी कि जो अपनी शर्त लगा रहे हैं वो अलग अलग अपने मत रखें, अलग अलग अपनी सोच रखें उस शर्त को लगाते समय। और ये जो घटना है ये एक अनिश्चित घटना होती है जिसमें कुछ होना और ना होना होता है। ये जो इसके 5 पॉइंट है ना, इनको आप याद कर लेना। अनिश्चित घटना, विभिन्न मत, धन या वस्तु का जोखिम, हारने या जीतने की संभावना, घटना के परिणाम पर निर्भर। इसके बाद है अनिश्चित घटना, जो अनसर्टेन इवेंट है। ये जो अनसर्टेन इवेंट होता है, एक तो ये भविष्यकालीन घटना पर होता है, एक ये भूतकालीन घटना पर होता है, और एक होता है पक्षकारों का अज्ञान, यानी कि दोनों पक्षकारों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि आमतौर पर अनिश्चित घटना भविष्यकालीन होती है, जैसे कि किसी खेल का परिणाम या किसी चुनाव का परिणाम। अब जब कोई शर्त लगाएगा
तो वो शर्त लगाएगा कि अगर वो जीतेगा तो वो उसको कुछ पैसे देगा, अगर दूसरा पर्सन जीतेगा तो वो उसको कुछ देगा। तो इसमें जो घटना होती है वो फ्यूचर पे डिपेंड करती है कि जो जीतेगा उसको राशि दी जाएगी और जो हारेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। फिर है भूतपूर्व घटना, जो पास्ट इवेंट होते हैं। अनिश्चित घटना भूतपूर्व घटना भी हो सकती है, बशर्ते कि पक्षकारों को घटना के परिणाम या समय के बारे में कुछ ज्ञान न हो। ये जो घटनाएं होती हैं ये भूतकाल में भी होती हैं और किसी को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है ये नेपोलियन वाला। पहले से पढ़ते हैं। पक्षकारों का अज्ञान, यानी कि पक्षकारों को उस घटना के बारे में जो उन्होंने शर्त लगाई है उसके बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, ना उसके रिजल्ट के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ना समय के बारे में, ना कुछ और बातें उनको पता होनी चाहिए जो वो शर्त लगा रहे हैं। इसमें ये उदाहरण है। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्ति नेपोलियन की मृत्यु के वर्ष के बारे में शर्त लगाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नेपोलियन किस वर्ष मरा था, तो यह अनिश्चित घटना का एक उदाहरण है। इसके बाद है पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर उन्हें पारस्परिक हानि और लाभ की संभावना होनी चाहिए, यानी कि एक पर्सन को लॉस और एक पर्सन को प्रॉफिट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस सिर्फ आपको समझना है, एग्जाम्पल समझना है। इसकी धारा 30 याद रखना। और ये वाले जो करार है ना, जो बाजी के करार हैं, इनको कोर्ट द्वारा आप लागू नहीं करा सकते, यानी कि आप कोई जीते, इसमें कोई जीते या हारे, इस बात से कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ना ही इन चीज़ों को आप कोर्ट से लागू करा सकते, क्योंकि ये होते हैं सट्टाबाजी, जुए पे जो आधारित होती हैं। ये दो चीज़ याद रखना, एक तो सेक्शन 30 और दूसरा कि ये जो बाजी के करार हैं इनको कोर्ट से नहीं लागू कराया जा सकता। और इसमें वो घटनाएं होती हैं जो अनिश्चित होती हैं, जिसमें शर्त लगाई जाती है कि एक व्यक्ति हारेगा और दूसरा व्यक्ति जीतेगा। अगर आपको इसका मतलब पता है ना कि इसका मतलब क्या है, बस इसकी हेडिंग पढ़ के आप चले जाना और अंदर का आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ जाना, ठीक है। घटना का निश्चयीकरण, घटना की निश्चयीकरण होने पर, यानी कि घटना घटित होने पर प्रत्येक पक्षकार के जीतने या हारने की संभावना हो। यदि दोनों पक्षों के हारने या जीतने की बराबर बराबर संभावना है तो ये करार बाजी के करार नहीं है। जहां दोनों ही पर्सन या तो जीत जाते हैं या दोनों ही पर्सन हार जाते हैं तो ये करार जो हैं बाजी के करार नहीं है। जैसे कि इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए, बाबा साहेब वर्सेस राजा राम, AIR 1931। यदि दो पहलवानों ने यह अनुबंध किया, यानी कि दो पहलवानों ने यह निश्चय किया कि यदि उनमें से कोई एक कुश्ती के दिन नहीं आया तो उसे 500 रुपये दूसरे पहलवान को देना होगा, और यदि कुश्ती हुई तो जीतने वाले को टिकट विक्रय के प्राप्त धन से 1125 रुपये मिलेंगे। तो यह पद्यम करार नहीं है, यानी कि बाजी का करार नहीं है, क्योंकि बाजी के करार में या तो एक इंसान जीतेगा या फिर एक इंसान हारेगा। लेकिन यहाँ पे एक तो जुर्माने की बात करी गई है कि अगर एक व्यक्ति नहीं आया तो दूसरे व्यक्ति को जुर्माना दिया जाएगा, और जो विक्रय टिकट है, जो टिकट बिकी हैं उनमें से उसको 1125 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ तो कोई शर्त दिखाई ही नहीं दे रही है ना। इसके बाद है घटना किसी के नियंत्रण में न हो, यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। जो इवेंट होगा, जो घटना होगी, वो किसी भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। घटना का होना या न होना किसी पक्षकार के वश में नहीं होना चाहिए। कोई पक्षकार घटना के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता। घटना का परिणाम अनिश्चित और अप्रत्याशित होना चाहिए, यानी कि एक तो घटना अनिश्चित होनी चाहिए, अनसर्टेन होनी चाहिए, दूसरा वो अप्रत्याशित होनी चाहिए, यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए। जो घटना हो रही है किसी को उसके बारे में पहले से पता नहीं होना चाहिए, और ना ही वो घटना किसी के कंट्रोल में होनी चाहिए। यदि घटना का होना किसी पक्षकार के बस की बात है तो इसमें बाजी के एक अनिवार्य लक्षण का अभाव होता है, और यह करार बाजी के करार नहीं माने जाएंगे। अगर किसी के बस में वो घटना होती है तो वो करार बाजी के करार नहीं होंगे। फिर घटना में कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए।
जो घटना है, जो इवेंट होगा, उसमें किसी का अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। घटना के निश्चयीकरण, जो घटना हो रही है उस घटना के होने में जीतने या हारने वाले धन या वस्तु के अतिरिक्त पक्षकारों का कोई अन्य स्वार्थ नहीं होता और ना ही इनका अन्य स्वार्थ होना चाहिए। इसका अर्थ है कि पक्षकारों का एकमात्र उद्देश्य धन या वस्तु का जीतना या हारना होना चाहिए। घटना के परिणाम में पक्षकारों का कोई अन्य हित या स्वार्थ नहीं जुड़ा होना चाहिए। पक्षकारों का केवल धन या वस्तु से जीतने या हारने की दृष्टि से रुचि होनी चाहिए। देखो पूरा ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही बात कह रखी है कि कोई हारेगा और कोई जीतेगा। बस सेक्शन 30 याद रखना और इनकी जो हेडिंग है ना, बस इनको याद कर लेना और जो इसमें केस है उसको केस को याद कर लेना। बस यही आप वहाँ पे जाओगे जब, और आप जब ये हेडिंग लिखोगे ना, तो हेडिंग को देखकर ही आपको आधे से ज़्यादा चीज़ याद आ जाएंगी कि इसमें कोई अनिश्चित घटना होती है जिसमें दो लोग शर्त लगाते हैं, उसमें कोई एक पर्सन जीतता है और एक पर्सन हारता है। उसके लिए आप एग्जाम्पल खुद से ही बना सकते हो। जैसे दो व्यक्ति ने मैच पर एक शर्त लगाई, अगर ए पार्टी जीती तो वो उसको 10,000 रुपये देगा, अगर बी पार्टी जीती तो फिर वो उसको 10,000 रुपये देगा, और ए जीत जाती है तो वो उसको 10 देगा, अगर बी जीत जाता है तो वो उसको 10 देगा। लेकिन एक बात और, इनको आप कोर्ट द्वारा लागू नहीं करा सकते। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसने शर्त लगाई थी मुझसे और इसने मुझे पैसे नहीं दिए। कोर्ट इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। ये जो करार होते हैं ये शून्य होते हैं, ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसके लिए हमने सेक्शन 26, 27, 28, 29 और 30 ये पांचों सेक्शन पढ़े थे, शायद आपको याद होगा। ठीक है। इस लक्षण में सहायता से बाजी करार को अन्य प्रकार के करारों से अलग किया जा सकता है। बस यहीं तक था हमारा ये क्वेश्चन। इसको एक बार और देख लेना और इसके बाद इसका जो ये कीवर्ड हैं, जो इसके कीवर्ड हैं, इसको याद कर लेना कि बाजी की जो परिभाषा है वो सेक्शन 30 में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 बाजी के करारों के बारे में बात करती है। ठीक है। फिर इसमें ये केस है सुब्बाराम, जो न्यायाधीश सुब्बाराम है, ये इसको केस को याद कर लेना, गेहरूलाल वाला, गेहरूलाल प्रकाश। फिर है बाजी संविदा के लिए आवश्यक शर्तें, जो बाजी की संविदा है उसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं कि अनिश्चित घटना होनी चाहिए। फिर इसमें नेपोलियन वाला उदाहरण था जिसमें उसने उसकी मृत्यु के लिए शर्त लगाई थी, जिसको उसकी मृत्यु की डेट पता होगी वो व्यक्ति जीत जाएगा। फिर है पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना, इसमें एक दूसरे को हानि या लाभ की संभावना होनी चाहिए। फिर इसका ये उदाहरण है बाबा साहेब वाला, जो पहलवानों वाला एक उदाहरण था जिसमें एक पहलवान के ना आने पर उसको 500 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा और जो टिकट बिकी हैं उनमें से 1125 रुपये दिए जाएंगे। 1125 याद ना हो ना तो कोई भी आप अमाउंट लिख देना वहाँ पे। बस हमें तो एक्सप्लेन करना है कि ये जो बाजी के करार हैं इसमें क्या कहा गया है। फिर है घटना किसी के नियंत्रण में न हो, जो इवेंट है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी के कंट्रोल में हुआ, उन्होंने शर्त लगाई, उसको पहले से सारी चीज़ें पता हैं, तो वो बाजी के करार नहीं माने जाएंगे। फिर है घटना में कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई शर्त लगा रहा है उसका सिर्फ उद्देश्य उसके पैसों को लेना है, यानी कि जो उसने शर्त द्वारा पैसे लगाए हैं और जो वो हारा है या फिर जीता है उस पैसे को लेना या देना है, बाकी उसका कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखने हैं आपको। ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ लेना और ये आपसे 10 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। 10 नंबर के लिए मैंने आपको बताए थे कम से कम 3 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज, 28 पेज की आपकी कॉपी होती है। ठीक है।